मुझ तक कोई ना कोई खबर पहुंचती रहती और मैं फौरन अपनी टीम समेत कैमरा लेकर इस जाए वकूफ पर पहुंच जाता था और वहां रिपोर्टिंग करता था। लेकिन इस बार जो खबर मुझ तक पहुंची थी वो वाकई एक दिल खराश खबर थी, जिसको सुनकर तो मैं खुद काफी देर तक सकते में आ गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये तो सुना था कि मासूम कम सिन लड़कियों के साथ जुल्म होता है, इन्हें फहश अड्डों पर लेकर जाते हैं और इनसे गलत काम करवाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार सुना था कि कम सिन लड़कियां खुद चलकर ऐसे फहाशी के अड्डों पर जाएं अपनी मंशा और मर्जी से। मेरे लिए ये बहुत ही किसी तौर पर भी मानना आसान नहीं था। भला मासूम बच्चियां, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 साल से 15 साल की। मेरे साथ मौजूद मेरा एक सहाफी दोस्त भी इस केस को हैंडल कर रहा था। जब उसने मुझे इस केस का खुलासा बताया तो मेरा जहन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने फौरन सर झटक कर इसे खामोश करवा दिया। मैं कहने लगा कि हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो मासूम बच्चियां हैं, कच्चे जहन की हैं। इन्हें तो इन सब कामों का, इन सब बातों का पता तक नहीं होगा। यकीनन इनके साथ जबरदस्ती की गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है इन बच्चियों के साथ कि वो इस नौबत तक पहुंची। आखिर को मैं खुद भी बहन और बेटियों वाला था, भला कैसे एकदम से इतना बड़ा फैसला कर सकता था। इस फहाशी के अड्डे के बारे में इल्म हो चुका था, इसलिए जल्द ही हमने अपना हुलिया आम लोगों की तरह से बनाया और इस फहाशी के अड्डे पर गाहक के तौर पर चले गए। हमने अपने तमाम तर इंतजाम कर लिए थे और सोच लिया था कि इन गुनाहगारों को कैसे रंगे हाथों पकड़ना है। हमने बाकायदा मखसूस कैमरे अपने कॉलर्स और कफ लिंक्स पर लगा रखे थे। मुझे तो हैरत इस बात पर हुई थी कि आखिर इतनी मासूम बच्चियां अगर आई हुई हैं तो इनके बारे में किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। बहरहाल वो फहाशी का अड्डा लाहौर के एक तारीख हिस्से में मौजूद था। देखने में तो वो एक गांव था। गांव का क्या नाम था वो यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं लगता, मगर इस गांव को देखकर कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता था कि इस गांव से आगे जाते ही कैसा घिनौना खेल शुरू हो जाया करता है। एक पल को तो मुझे लगा कि जैसे हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। वहां पर सूरत हाल बिल्कुल ही नॉर्मल थी, मगर जैसे जैसे हम इन गलियों से होते हुए आगे को जाने लगे कि तभी कुछ दूरी पर एक शख्स खड़ा मुझे मिला। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया। सब कुछ इसी ने ही तय किया था। हम अपनी गाड़ी से उतरे, हमने खुद को गाहक ही जाहिर किया था। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो उसने कुछ दूरी पर ही हमें रुकने का इशारा किया। उसका हर अमल बड़ा ही पुरतजस्सुस था और हम इसके एक एक एक्शन को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। धीरे धीरे हम इसके पीछे चलने लगे। कुछ दूरी पर आगे जाते ही जब वीराना आया तो वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। बाकायदा तौर पर अलैक सलैक के बाद कहने लगा कि किस तरह का माल चाहिए आपको, कैसा ब्रांड पसंद करते हैं आप। वो जुमानी अल्फाज में बात कर रहा था। मेरे वजूद ने तो एक पल को झुरझुरी सी ली थी। उसको भी तो पैदा करने वाली एक औरत ही थी, मगर इसके बावजूद औरत ज़ात को वो ब्रांड और माल से तशबीह दे रहा था। बहरहाल हम इस वक्त अपनी ड्यूटी पर थे और इन लोगों से राज उगलवाने के लिए ही आए थे। अगले ही पल मेरा दोस्त अपने मुंह में पान चबाते हुए बोला कि बस लड़की कम सिन होनी चाहिए, खूबसूरत और जवान हो, इससे ज्यादा तो बस हम और कोई डिमांड नहीं करते। वो लड़का अगले पल हंसा, सिगरेट सुलगाकर अपने मुंह में डालकर धुएं का मरगुला हवा में उड़ाने के बाद बोला, भाई साहब फिक्र ही मत करें, हमारे पास 12 से लेकर 25 साल तक की हर तरह का ब्रांड मौजूद है। जो कहोगे वही हाजिर हो जाएगा, मगर हाँ, जितनी कम उम्र होगी रुपया उतना ही ज्यादा लगेगा। हम इसकी भी हर एक बात को सुन रहे थे और वो खुद भी कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि 35 से 40 साल की उम्र का शख्स था जो हमसे डील करता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद हम एक घर के बाहर पहुंचे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो हम घर में दाखिल हो गए। बाहर तो घर के बिल्कुल खूब अंधेरा था, रात के 12 बज रहे थे, मगर घर के अंदर आते ही तो पूरा घर रोशनियों से नहाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर एक अलग ही रौनक छाई हुई है। वो हमें एक कमरे में ले गया। एक कमरे में मैंने जाकर एक कमरे में ले जाकर उसने हमें सोफे पर बिठाया। हमारे लिए लवाजमात पेश किए, जूस लाया गया, मगर मैंने और मेरे दोस्त ने पीने से इनकार कर दिया। हमारी बाकी की टीम धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। मुकम्मल तौर पर इस घर को हमने घेरे में ले लिया था, मगर इतनी चालाकी से कि इन लोगों को कानों कान तक खबर ना हुई। कुछ ही देर बाद इस घर का या फिर इस फहाशी के अड्डे का इंचार्ज वहां पर आ गया। हमारे सामने बैठा और बैठकर उसने अपने साथ आने वाले ख्वाजा सिरा किस्म के लड़के को इशारा किया, जो कि अपनी जलवे दिखाता वहां से चला गया। हम अपने आप को नॉर्मल रखे हुए थे। मुझे तो सिगरेट के धुएं से भी अजीब सी कोफ्त महसूस होती थी, मगर इस वक्त मैं वहां पर यूं बैठा था जैसे ये सब कुछ मेरे लिए आम सी बात हो। कुछ ही देर बाद वहां पर वो ख्वाजा सरा वापस आया और इसके आते ही लड़कियों की एक कितार कमरे में दाखिल हुई। चमकीले भड़कीले कपड़े, नीम उरिया वजूद, बारीक कपड़ों से झलकते इनके वजूद एक कितार में सामने आकर खड़े हो चुके थे। वहां पर तकरीबन 8 लड़कियों को लाया गया था।
और मैं यकीन के साथ कह सकता था कि इन 8 लड़कियों की उम्रें 12 से 17 साल के दरमियान थी। इन लड़कियों ने अपने चेहरों को मुकम्मल मेकअप से भरा हुआ था। वो इस कदर तैयार थी और अपनी चाल ढाल में लचक ला चुकी थी कि यूं लग रहा था जैसे कि वो कम सिन मासूम बच्चियां नहीं बल्कि 25 से 30 साल के दरमियान की कोई लड़की हो। मैं तो हैरत से इन बच्चियों को देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। वो अपनी अदाओं से हमें अपने बस में करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मेरा तो वजूद कांपने लगा था। मुझे इन मासूम बच्चियों पर तरस आ रहा था। अगले ही पल वहां पर बैठा हुआ वो शख्स कहने लगा कि बताएं कौन सी लड़की चाहिए, हर लड़की की कीमत अलग है। मैं तो सोच रहा था कि लड़कियों की आंखों में किस किस्म की बेबसी होगी। वो रो रही होंगी, मगर वो तो सभी हंसी खुशी वहां पर खड़ी थी। मैं सोफे से उठा और उठकर एक नजर लड़कियों को बगौर देखने लगा। इन लड़कियों की आंखों में देख रहा था, कहीं कोई बेबसी, कहीं कोई पछतावा मुझे नजर नहीं आया था कि जब मैं चलते चलते वहां के मालिक के पास पहुंचा, अगले पल मैंने इस इंचार्ज को गिरबान से पकड़ा था और जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। मेरे थप्पड़ के लगते ही मेरा दूसरा दोस्त भी खड़ा हो चुका था। आवाज सुनकर बाहर से आने वाले शख्स को भी पकड़ लिया। हर सू अफरा तफरी सी मच चुकी थी। हमारी टीम ने इस पूरे अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। वहां का इंचार्ज तो रंगे हाथों हम पकड़ ही चुके थे। हमारी टीम दीवारें फलांग कर इधर उधर दौड़कर अंदर दाखिल हो चुकी थी। वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां थीं सभी चीखने चिल्लाने लगी, मगर हमारी टीम के लोगों ने इन लड़कियों को बाहिफाजत वहां से ले जाना शुरू कर दिया। इन लड़कियों को अपने साथ लाई गई गाड़ी में बिठाया गया। वहां के इंचार्ज और इसके साथी तो बौखलाए हुए थे। उन्हें तो खबर ही ना थी कि यूं इनके फहाशी के अड्डे पर छापा पड़ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने वहीं पर कई थप्पड़ इसके मुंह पर मारे थे और कहने लगा कि तुम्हें एक मरतबा भी शर्म नहीं आई। तुम तो इंतहाई घटिया इंसान हो। मासूम बच्चियों को अगवा करके यहाँ लाते हो और फिर इनसे जिस्म फरोशी का काम करवाते हो। मेरी बात सुनकर वहां का इंचार्ज कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आई थी, मगर मैं इसका मुंह दबोच चुका था। उनको वहां से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन लड़कियों से भी पुलिस ने तफ्तीश करनी थी, मगर चूंकि पुलिस ऑफिसर भी मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि बाकी मामला तुम देख लो, जबकि इन लड़कियों से पहले तमाम तर सवालों जवाब मैं खुद करूंगा। न जाने वो लड़कियां कहाँ कहाँ से आई थीं। मैं चाहता था कि एक मरतबा फिर इन लड़कियों से बात करूं। मैं जैसे ही इस गाड़ी की जानिब बढ़ा जिसमें हमने इन लड़कियों को बिठाया हुआ था, तो मुझे इन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। वो हमारे साथ आई हमारी टीम का हिस्सा लेडीज के साथ बदतमीजी कर रही थी। वो खुद को इनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कोई किसी लड़की के हाथ पर काट रहा था तो कोई अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए कह रही थी कि हमें जाने दो, तुम होती कौन हो हमें पकड़ने वाली? हम अपनी मर्जी की मालिक हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी कि हम पर अपनी हुक्मरानी दिखाओ? हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। मेरे तो कानों से जैसे धुआं निकला था। ये लड़कियां तो बादशाह होने के बावजूद खुद मुंह से बोलकर कह रही थी कि वो खुद यहाँ तक चल कर गई हैं। मुझे देखकर वो लड़कियां सहम चुकी थी, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने मेरा गुस्सा वहां पर देख लिया था। वो गाड़ी इन लड़कियों को मेरे घर ला चुकी थी। वो 20 के करीब लड़कियां थीं जो कि इंतहाई कम उम्र थीं। बाकी की खवातीन तो पेशा वाराना थीं। इन्हें तो फौरन वहीं से जेल में डाल दिया गया था, जबकि इन मासूम बच्चियों को मैं इस वक्त हवालात में कैद नहीं रखना चाहता था। यही चाहता था कि जैसे तैसे करके इनको महफूज तरीके से इस केस से निकलवा कर इनके घर तक पहुंचा दूं, जिससे इनके ना वालदेन की भी बदनामी हो और ये बच्चियां भी इस दलदल से निकल सकें। क्योंकि एक औरत की इज्जत क्या होती है मैं बखूबी जानता था। मैंने इन 20 लड़कियों को अपने घर में मेहमान ठहराया था। अपने घर में काम करने वाली मुलाजिमा से कहा कि इनके हुलिये दुरुस्त कीजिए, इनके लिए नॉर्मल कपड़े लाकर दें। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो वो 20 लड़कियां सहमी हुई बैठी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। उनको यूं परेशान देखा तो मैं गला खंगार कर कहने लगा कि देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अब महफूज हाथों में आ चुकी हो। अब कोई भी तुम लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत जल्द ही तुम लोगों के घर वालों को ढूंढकर हम तुम लोगों को उनके पास भेज देंगे। मैं अभी इतना कह ही रहा था कि तभी इनमें से एक लड़की रोते हुए बोली कि हम पहले दलदल से निकलकर बड़ी मुश्किल से इस जिंदगी में लौटे, और अब आपकी वजह से एक मर्तबा फिर वही तकलीफ दे जिंदगी जीना पड़ेगी। आखिर किसने कहा था आपको कि हमें वहां से निकालें? हमने तो अभी अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू ही की थी, मगर आपने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। जब हम कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद थे, तो आपको ये हक किसने दिया कि हमसे हमारी खुशियां छीनते? खुद तो आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तो फिर अपनी जिंदगी इंजॉय करो। हमारे पीछे क्यों पड़े हो? उसकी देखा देखी बाकी लड़कियां भी यही बात कहने लगी थी। वो लड़की जो ये बात कर रही थी, उसकी उम्र 14 साल थी, जो अपने आंसू भी साफ कर रही थी और मुझे कोस भी रही थी। मैंने गहरी सांस खारिज की और कुर्सी से उठा और इनके सामने बैठ गया। मुझे अपने दोस्त की बात अब सच लगने लगी थी।
मैं कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम सभी अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, क्या ये बात सच है? वहाँ मौजूद सभी लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, हमें ना ही किसी ने अगवा किया और ना ही किसी ने जबरदस्ती की थी, बल्कि हम खुद अपनी मर्जी से चलकर यहाँ तक आई थी। इससे अगला मेरा सवाल ये था कि तुम लोग मासूम बच्चियां हो, आखिर उम्रें क्या हैं तुम्हारी? कोई लड़की बोली कि मैं 13 साल की हूँ, कोई बोली कि मैं 14 की हूँ, कोई कहने लगी कि अगले माह मैं 15 साल की हो जाऊंगी। किसी का कहना था कि मैं जब यहाँ आई थी तो 14 साल की थी, अब मेरी उम्र 16 साल है। वहां पर सबसे कम उम्र लड़की की उम्र 13 साल थी, जबकि सबसे बड़ी की उम्र 17 साल। और मैं हैरत से इन बच्चियों को देख रहा था जो अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। मैंने सबसे एक ही सवाल किया कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंची, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? लोग इज्जत को तरसते हैं और तुम, आखिर किसने तुम लोगों को इस जानिब रागिब किया? मेरी बात सुनकर वहां मौजूद एक लड़की अपनी दास्तान सुनाते हुए कहने लगी कि मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर दी। दूसरी बीवी के आने के बाद वो मुझसे बात तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करते थे। काम से घर वापस आते तो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते, उनके जाते ही सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती। ना मुझे पैसे दिए जाते और ना ही मेरी जरूरियात पूरी की जाती। अगर अब्बा से पैसे मांगती तो वो भी छिड़क कर दूर कर देते। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मेरे पुराने कपड़े पहने देख कर तो वो मुझ पर तंजें करती थी। तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना होता। एक रोज मैं यूं ही बैठी हुई फिल्म देख रही थी, जिसमें एक लड़की अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये तरीका अपनाती है, लड़कों से दोस्तियां करती है। मैंने भी ठान ली कि मेरे बाप को जब मेरी परवाह नहीं, मेरी माँ तो मर चुकी है, इस घर में जब मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं भी अब अपनी जरूरतें पूरी इसी तरह से करूंगी। ये सोचते हुए मैंने तैयार रहना शुरू कर दिया था। ट्यूशन के बहाने मैं घर से निकल आती और तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ सड़कों पर फिरती। वहीं पर मुझे मेरी एक सहेली ने इस अड्डे के बारे में बताया। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही थी। लोग इसे मजबूरी समझते हैं, मगर मैं खुशी से यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी इज्जत कई हजारों रुपए के बदले बेच दी और अब यहाँ आने के बाद मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। मगर आपने आकर सब कुछ ही खत्म कर दिया। इस लड़की की बात पर मैं जितना हैरान होता कम था। अपने माँ बाप की गफलत सहकर वो बच्ची फिल्म देखकर इस गलत रास्ते पर चल पड़ी। ये था इस बच्ची का कच्चा जहन जिस पर इस फिल्म ने ऐसे असर किया था। मैं दूसरी लड़की की जाने मुखातिब हुआ तो वो कहने लगी कि मैं एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे ना ही पैसों की कमी थी, ना ही किसी और चीज की। हमारे खानदान वाले बड़े शरीफ और नेक लोग थे। मैं भी इन्हीं की तरह थी। मगर फिर वक्त के साथ साथ अब्बा से फरमाइश करके मैंने एक मोबाइल खरीद लिया। मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो आम सी बात थी। इंटरनेट पहले तो फकत पढ़ाई और तफरी के लिए इस्तेमाल करती थी, मगर फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान गलत मवाद की जानिब गामजन होने लगा। इसके बाद तो मैं ऐसी बहकी कि वापस पलटना मेरे लिए दुश्वार हो गया। मैंने लड़कों से दोस्तियां करना शुरू कर दी। जब मेरे वालिद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक ये भी कह दिया कि वो मुझसे मेरी तमाम जरूरियात छीन लेंगे, मेरी पढ़ाई भी बंद कर देंगे। उनकी पाबंदियों के डर से मैं घर से भाग गई और इस अड्डे पर चली गई, जहां पर रहते हुए मैंने अपना नाम और रंग ढंग भी बदल लिया है। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई है और जिस्म फरोशी का काम भी करती हूँ और अय्याशियां भी करती हूँ। मुझे यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं करने वाला। सबसे बढ़कर यहाँ पुरसुकून है, जो कि मुझे मेरे घर में नहीं मिल सकता था। मैंने गहरी सांस खारिज करके इस लड़की से भी बात सुनी। इसके बाद तीसरी लड़की, जिसकी उम्र 17 साल थी, कहने लगी कि मैं बहुत गरीब थी। मेरा ताल्लुक पठान कबीले से है। मेरे अब्बा रेड़ी पर छल्लियां बेचा करते थे, मगर गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रोज वही सूखी रोटी और पानी में नमक मिर्च डालकर मुझसे नहीं खाया गया। मैं अक्सर माँ से जिद करती थी कि मुझे गोश्त खाना है, मेरे लिए नए कपड़े लाओ, मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मगर मेरी अम्मा मुझे छिड़क कर चुप करवा देती। एक रोज अम्मा से जब जिद की कि मुझे सूखी रोटी नहीं खानी, मुझसे नहीं खाई जाती, कितना खराब आटा होता है, इससे बदबू आती है, तुम मेरे लिए मुर्गी लेकर आओ, मैंने आज मुर्गी का सालन खाना है। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से से फट पड़ी। अपने आप को ही पीटते हुए कहने लगी कि जा जाकर मुझे बेच दे। मुझे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे इसी से खा लेना मुर्गी। अम्मी की वो बात सुनकर तो जैसे मैं फट ही पड़ी थी। कहने लगी कि तुझे बेचने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही खुद को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगी। इस रात मुझे अब्बा ने बहुत मारा था। अब्बा जब थका हारा घर आया तो अम्मा ने उसे भी बताया। उन्होंने भी मुझे बहुत मारा। अब्बा कहने लगे कि इसकी शादी करवा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पर हर्फ आए, मगर मैं मौका देखते ही अब्बा की इस छोटी सी कुटिया से भाग गई और फिर जैसे तैसे यहाँ पहुंच गई, जहाँ मेरे हुस्न की कदर भी थी। मैं गुर्बत को अपनी अम्मा अब्बा के घर ही छोड़ आई थी। और साहब, आप कहते हैं कि मुझे वापस मेरे माँ बाप के पास चले जाना चाहिए। मैं तो मर जाऊंगी, मगर वापस अपने वालिदैन के पास हरगिज नहीं जाऊंगी।
वैसे भी हमें देखकर वो हमें कत्ल ही कर देंगे। इन लड़कियों की कहानियां मुझ पर कई तरह के इंकिशाफात कर रहे थे। वहां पर भी 20 लड़कियां मौजूद थीं और हर लड़की की एक अपनी ही अलग कहानी थी। वो सभी मुझे अपनी अपनी रुदात सुना रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। इन सभी बातों के पीछे असल वजह वालिदैन की गफलत थी। आजकल के वालिदैन अपने रोजमर्रा के कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर कोई बस पैसे कमाने के चक्करों में लगा है। इसे खबर ही नहीं कि इसकी औलाद क्या करती फिर रही है, इसकी ज़रूरियात क्या हैं। माँ बाप अगर अपने दिन का कुछ वक्त अपनी इन बच्चियों के साथ गुजारते तो शायद ये बच्चियां यहाँ तक ना पहुँचती। कोई गुर्बत की वजह से यहाँ आया और कोई अपने वालिदैन की गफलत की वजह से। कई लड़कियां जो यहाँ पर मौजूद थीं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि इनके पास मोबाइल था। मोबाइल पर फहश मवाद और लड़के लड़कियों की दोस्तियों को देखते हुए वो इस कदर आगे निकल गईं कि आज यहाँ पर मौजूद थीं। इनके लिए पैसा ही सब कुछ था और पैसे की खातिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी रुदात सुनाने के बाद वो लड़कियां रोने लगी थीं, रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि भले ही हमें जेल में डाल दो या हमें मरवा दो, मगर हमें हमारे घर मत भेजना। हमें एक मरतबा फिर से वो सब अजियतें नहीं सहनी कि हमारे घर वाले हमें देखकर हमें जान से मार देंगे। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, मगर अब माफ़ी मांगने का वक्त भी बिल्कुल बाकी नहीं रहा। इनमें से एक लड़की रोती हुई बोली, ये सब इनकी देखा देखी बाकी लड़कियां भी रोने लगी। कहने लगी कि साहब जी, आपने कहा था कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इज्जत तो तब होती है कि जब इसकी इज्जत की जाए। जब घर में आते ही बाप भाई मारपीट शुरू कर दें, हमें इस घर में सिवाय पड़े हुए फजूल सामान के और कुछ भी ना समझा जाए, तो भला हम कहाँ से इज्जत के मतलाशी रहें। लड़कियां रोते हुए गुजारिश कर रही थीं कि हमें हमारे घर मत जाने देना, हमें भले ही दारुल अमान छोड़ दिया जाए, हम अपनी गलतियों पर तौबा करके अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज कर लेंगे। मैंने इन सब लड़कियों की बात सुनी और इस कमरे से बाहर निकल आया। मेरा अपना दिमाग बिल्कुल माउक हो चुका था। आखिर ये कम सिन बच्चियां इस नौबत तक पहुंची कैसे? कैसे उन्होंने अपने कच्चे मासूम जहनों में अपना जिस्म बेचने का इरादा कर लिया? आखिर ऐसा मवाद, ऐसी चीज इन तक कैसे पहुंची कि जहां से ये बात इन पर आश्कार हुई कि अगर वो अपना जिस्म बेचेंगी तो इन्हें इसके पैसे मिलेंगे। सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल और इंटरनेट था, जो कि कम उम्र में ही बच्चों के हाथों में आम तौर पर देखा जा सकता है। जहां मौजूद बच्चियां भी ऐसी ही हैं जिनके पास इंटरनेट तो मौजूद था, मगर सर पर कोई निगरान मौजूद नहीं था, और वो इंटरनेट की अफादियत के साथ साथ इसके नुकसानात भी उठाकर यहाँ तक पहुँच जाती हैं। बहरहाल मैंने लड़कियों के असल नाम से दर्ज की रिपोर्टों को चेक किया, जिसके केस बंद हो चुके थे। मैंने यहाँ से तमाम तर लोगों के घर जाकर बजाते खुद जायजा लिया, उनका इंटरव्यू लिया और यही सवाल किया कि अगर आज आपकी बच्ची मिल जाए तो आप इसके साथ कैसा रवैया रवा रखेंगे। ये सुनकर तो वो फौरन ही मुश्तिल हो चुके थे। कहने लगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें तो लगता है कि मर चुकी होगी। अगर वापस पलट भी आई तो हम इस जैसी को अपने घर में रखने की इजाजत नहीं देंगे। ये जल्दबाजी और जज्बाती फैसले थे जिसने आज कई लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया था। खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, उनसे अपना रिश्ता इस कदर मजबूत बनाएं कि आपकी मोहब्बत ही इनके लिए काफी हो। बहसीयत सहाफ़ी मैंने हर चीज़ की स्कैनिंग को बारीक बीनी से महसूस करते हुए सोचा कि मैं इस कहानी के इख्तिताम पर तमाम वालिदैन को एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ वालिदैन के लिए है। बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता। बच्चे जिस भी राह पर चलते हैं, इनके पीछे वालिदैन का ही हाथ होता है। कभी वालिदैन के तल्ख रवैये इन्हें इस डगर पर चलने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी वालिदैन की लापरवाही उनका ये हाल कर देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो इसे कुछ भी इल्म नहीं होता, और जो कुछ वो सीखता है सबसे पहले अपने वालिदैन से ही सीखता है और फिर इर्द गिर्द के माहौल से सीखना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आजकल हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना मानी नहीं रखता जितना कि सोशल मीडिया के असरात बच्चों पर नुमायां हो रहे हैं। दौरे हाजिर में इंटरनेट और समाजी राब्तों की वेबसाइट से सभी वाकिफ हैं, जो हर घर की ज़रूरत भी है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे मुस्लिम माशरे के ऊपर पड़ने वाले असरात, अगर इस पर रोशनी डालूं तो बिलाशुबा इसके अपने फ़ायदे और